नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी एईडीयू के एक नए प्रैक्टिस सेशन में। कैसे हैं आप लोग? आई होप एकदम मस्त होंगे और फिर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। पेपर चूँकि नज़दीक आ रहा है इसलिए हमारी जो तैयारी है वो और तेज़ होनी चाहिए। तो इसी क्रम में आज हम लेकर आ गए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9 और यहाँ पर आपको 70 क्वेश्चन मिलने वाले हैं हर दिन की तरह और फटाफट से सारे लोग जुड़ जाएंगे। और लास्ट में आपको अपना स्कोर देखना है, कितना स्कोर आ रहा है। टोटल 70 में से कितने आपके नंबर सही हो रहे हैं। क्लियर है? चलते हैं आज के सेशन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम आपको बताना है। स्वर संधि, व्यंजन संधि या फिर विसर्ग संधि। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे। तो यशोदा की पहले अगर संधि लिखेंगे तो क्या होता है, यशः धन क्या होता है, दा होता है। यशः धन दा होता है। और इस तरह अगर यहाँ पर देखा जाएगा तो विसर्ग संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है। गवीस में प्रयुक्त संधि का नाम है। गवीस में प्रयुक्त संधि का आपको नाम बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा या फिर यड़ संधि बनेगा। क्या बनेगा इसका राइट आंसर? गवीस। तो गवीस आप सभी को पता है, यदि ए, ऐ, ओ, औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से होता है तो ए का क्या हो जाता है? ऐ हो जाता है। ए का ऐ हो जाता है और ऐ का क्या हो जाता है? आय हो जाता है। ऐ का आय हो जाता है। और इसी तरह आगे ओ का क्या हो जाता है? औ हो जाता है और औ का आव हो जाता है। तो इस तरह गवीस का क्या होता है? गोधन ईस होता है। तो इस तरह हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? अयादि संधि बनेगा। क्या बनेगा? अयादि संधि ये होता है। तो अयादि संधि दिए गए ऑप्शंस में से कोई नहीं, इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ई बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है। धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है। धातुष्मा में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है आपको। अयादि संधि या फिर गुण संधि या फिर दीर्घ स्वर संधि। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसकी अगर बात कर लें धातुष्मा, तो धातु धन ऊष्मा होता है इसका संधि विच्छेद। क्या होता है? धातु धन ऊष्मा इसका संधि विच्छेद होता है। तो इस तरह यहाँ पर कौन सी संधि आ जाएगी? यहाँ पर आपकी आ जाएगी दीर्घ स्वर संधि। कैसी संधि? दीर्घ स्वर संधि। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 34। इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो कठिनाई से समझने योग्य है के लिए एक शब्द क्या बनेगा? जो कठिनाई से समझने योग्य होता है उसको अगम बोलते हैं, क्लिष्ट बोलते हैं या दुर्बोध बोलते हैं। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो जो कठिनाई से समझने योग्य होता है उसको दुर्बोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दुर्बोध। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही जवाब बन जाएगा। और जो गमन रहित होता है उसको क्या बोलते हैं? अगम बोलते हैं। और क्लिष्ट की बात कर ले तो जो समझने में कठिन हो भाषा के संबंध में उसको क्या बोलते हैं? क्लिष्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्षमा का अर्थ माफी होता है। क्षमा का अन्य अर्थ क्या होता है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। क्षमा का एक दूसरा जो अर्थ होता है वो क्या होता है? पृथ्वी होता है, बादल होता है या फिर जोड़ होता है। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो क्षमा का एक अर्थ तो माफी होता है जो आप सभी को बताया, और दूसरा अर्थ होता है पृथ्वी। क्या होता है दूसरा अर्थ? पृथ्वी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 36 है। शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो यहाँ पर बताने आपको अम्बुज और अम्बुद, इन दोनों का अर्थ क्या होता है बताएंगे। कमल और बादल, जल और कमल, समुद्र और कमल। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो बात कर लें यहाँ पर जैसे अम्बुज की, तो अम्बुज का मतलब क्या होता है? कमल होता है। अम्बुज का क्या मतलब होता है? कमल होता है। और अम्बुद का क्या मतलब होता है? बादल होता है। तो इस तरह अगर देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 37 आपका है। अज अनेकार्थक शब्द है। निम्नलिखित में से एक शब्द अज के अर्थ से मेल नहीं खाता है। अर्थात दिए गए ऑप्शंस में से किसका अर्थ अज नहीं होता है? बकरा, ब्रह्मा या फिर वृद्ध। क्या बनेगा सही जवाब बताएंगे। तो अगर देखा जाए तो बकरा अज बोलते हैं, बकरा को भी, और ब्रह्मा जी को भी अज बोलते हैं। लेकिन अगर बात कर ले यहाँ पर वृद्ध की, तो वृद्ध को अज नहीं बोला जाता है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है और इसका आपको राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से एक का अर्थ तिरछी नजर है। तो किसका अर्थ यहाँ पर तिरछी नजर होता है? कटाक्ष, व्यंग या फिर ताना। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। किसका अर्थ होता है तिरछी नजर? तो बात कर लें यहाँ पर
किसकी? कटाक्ष की। कटाक्ष का मतलब होता है तिरछी नजर। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नारी शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो नारी शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। राइट आंसर इसका क्या बन जाएगा? वनिता, कामिनी, रमिणी। क्या बनेगा इसका सही जवाब? बताएंगे। तो अगर हम देखें यहाँ पर प्रश्नगत जो विकल्प दिए गए हैं तीनों, जैसे वनिता, कामिनी और रमणी, तीनों का अगर देखा जाए तो ये तीनों ही नारी के पर्यायवाची हैं। तीनों ही किसके पर्यायवाची? नारी के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर नहीं है पूछा है, तो यहाँ पर कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अर्जुन का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? अर्जुन का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है वो आपको बताना है। कौन्तेय, पार्थ और नारायण। राइट आंसर क्या बनेगा बताएंगे। तो इसमें अगर देखा जाए तो कौन्तेय अर्जुन का पर्यायवाची होता है, पार्थ भी अर्जुन का पर्यायवाची होता है, लेकिन नारायण की बात कर ले तो नारायण इसका अर्जुन का पर्यायवाची नहीं होता है, बल्कि ये किसका होता है? तो ये विष्णु जी का पर्यायवाची होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाण का पर्याय है। तो बाण का पर्याय आपको बताना है क्या होता है होता है, अर्ची होता है या फिर उर्वी होता है? क्या बनेगा इसका सही जवाब? बताएंगे। बाण का पर्यायवाची कौन सा है? तो बाण शब्द के पर्यायवाची की बात कर ले यहाँ पर, जैसे तो है, अर्ची और उर्वी, इन तीनों में से कोई भी बाण का पर्यायवाची नहीं है। बाण के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? तो तीर होता है, तोमर होता है, विसिक होता है, सिलीमुख होता है और एक बहुत ही फेमस सर होता है। क्या होता है? सर भी बाण का पर्यायवाची होता है। तो दिए गए ऑप्शंस में से कोई नहीं, अर्थात ऑप्शन नंबर ई इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, सृष्टि शब्द का विलोम बताना है आपको। सृष्टि शब्द का विलोम क्या होगा? तो संधि हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा या फिर प्रलय हो जाएगा? क्या बनेगा इसका सही जवाब? बताएंगे। सृष्टि शब्द का विलोम, तो सृष्टि के विलोम की बात कर लें, इसका विलोम होता है प्रलय। क्या होता है? प्रलय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चपल का विलोम शब्द है। चपल का विलोम आपको बताना है, गंभीर होगा, वाचाल होगा या फिर चंचल होगा? सही शब्द यहाँ पर क्या होगा? चपल का विलोम। तो चपल के विलोम की बात करें, इसका जो विलोम होता है वो होता है गंभीर। क्या होता है? गंभीर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 44 है, आवरण शब्द का विलोम है। आवरण शब्द का विलोम क्या होता है? अनावरण होता है, आचरण होता है या सुवर्ण होता है? क्या बनेगा इसका सही जवाब? बताएंगे। तो आवरण शब्द के विलोम की बात कर ले तो इसका होता है अनावरण। क्या होता है? अनावरण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब बनेगा। फटाफट से आंसर आप लोग करते रहेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है, ठीक है। और प्रैक्टिस सेशन में हमें सिर्फ क्वेश्चंस को देखना है और फटाफट के अंदाज में आंसर्स करना है। कितनी जल्दी आप आंसर कर पाते हैं क्वेश्चन को देख के। किस शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं है? तो किस शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है? लता, समता या फिर मूर्खता? राइट आंसर क्या बनेगा? बताएंगे। तो बात कर लें यहाँ पर लता की, तो लता में कोई भी प्रत्यय नहीं है, अर्थात ता प्रत्यय यहाँ पर नहीं है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 46। भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? आपको बताना है। भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? भू, डा और अक्कड़। क्या बनेगा इसका सही जवाब? बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भुलक्कड़ में जो प्रत्यय प्रयोग हुआ है वो हुआ है अक्कड़। क्या हुआ है? अक्कड़। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बनेगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 47। आपको बताना है, दिए गए विकल्पों में से किसमें अति का उपयोग नहीं हुआ है? तो अति का उपयोग किसमें नहीं हुआ है? अतिथि, अत्यधिक, अत्यंत। राइट आंसर क्या बनेगा? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर करना है। तो अगर देखा जाए अत्यधिक में अति धन अधिक, यानी इसमें उपसर्ग लगा है तो ये आंसर होगा नहीं। अत्यंत भी अति उपसर्ग से बनता है, लेकिन अतिथि की बात कर लें, अतिथि में अति उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, अर्थात राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 48। पत्थर का तत्सम है। पत्थर के तत्सम की बात कह रहा है, प्रस्तर, पाहन या फिर चट्टान? क्या बनेगा इसका सही जवाब? बताएंगे। तो पत्थर का जो तत्सम होता है वो होता है प्रस्तर। क्या होता है? प्रस्तर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 49। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्दों को पहचानना है। तत्सम शब्द कौन सा है इसमें? कारण, लोहा या फिर बंदर?
क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 49 है, राइट आंसर इसका क्या बनेगा। तो इसकी अगर बात कर ले दिए गए जो विकल्प में से अगर जो कारण दिया है, कारण एक कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है, क्योंकि इसका जो तद्भव होता है वो क्या होता है, कारण होता है। क्या होता है, कारण इसका तद्भव होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 50 है, अगहन का तत्सम रूप है। तो अगहन का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका क्या बनेगा, अग्रहायण हो जाएगा, अगहड़ हो जाएगा या आग्रहण हो जाएगा। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताएंगे। तो अगहन के तत्सम की बात कर ले तो इसका तत्सम रूप होता है अग्रहायण। क्या होता है, अग्रहायण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, इनमें एक शब्द का अर्थ है ताकतवर। किस शब्द का अर्थ है ताकतवर, दारा, करम और रुस्तम। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए रुस्तम, रुस्तम शब्द का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है ताकतवर। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। दारा का अर्थ क्या होता है, दारा एक समुद्री मछली होती है, और करम का अर्थ होता है कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 52 है, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है। तो क्रिया का आधार सूचित करने वाला कौन सा कारक है, अपादान कारक, संबंध कारक या फिर अधिकरण कारक। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर आप सभी को करना है। तो क्रिया का आधार को सूचित करने वाला जो कारक होता है उसी कारक को कहते हैं अधिकरण कारक। क्या कहते हैं, अधिकरण कारक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ, वाक्य को रेखांकित पद में कारक है। तो यहाँ पर रेखांकित पद है दूध, तो इसमें बताना है कौन सा कारक है, करण कारक, कर्म कारक या संप्रदान कारक। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताएंगे। तो दिए गए अगर वाक्य में देखा जाए दूध, तो दूध क्या है, कर्म है, तो यहाँ पर कैसा कारक हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, बी इसका सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 54, आभ्यंतर का सही अर्थ क्या होता है, आपको बताना है। आभ्यंतर का सही अर्थ क्या होता है, किसी वस्तु की आभा, किसी वस्तु का बाहरी भाग, किसी वस्तु से भिन्न। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर आप सभी को करना है। तो किसी वस्तु का जो भीतरी भाग होता है, कौन सा भाग, किसी वस्तु का जो भीतरी भाग होता है उसको बोलते हैं आभ्यंतर। ठीक है, तो बाहरी भाग नहीं होता बल्कि भीतरी होता है। ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 55, श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है। श्याम को पुस्तक पढ़नी है, भाववाच्य में है, कर्तवाच्य में है या कर्त और कर्मवाच्य दोनों में है। राइट आंसर क्या बनेगा बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर आप सभी को करना है। तो श्याम को पुस्तक पढ़नी है वाक्य में कैसा वाच्य है, कर्मवाच्य है। कैसा वाच्य है, कर्मवाच्य है। तो दिए गए ऑप्शंस में से अगर देखा जाए तो भाववाच्य भी नहीं, कर्तवाच्य भी नहीं होता, कर्त और कर्म दोनों नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। तो इस तरह ऑप्शन कोई भी नहीं सही है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 56 है, वर्तमान काल के कितने भेद हैं। आपको बताना है वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, 3 होते हैं या फिर 4 होते हैं। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो वर्तमान काल के भेद की बात कर ले तो टोटल होते हैं 5 भेद। कितने होते हैं, 5 भेद। कौन कौन से होते हैं, सामान्य वर्तमान होता है, तात्कालिक वर्तमान होता है, पूर्ण वर्तमान होता है, संदिग्ध वर्तमान होता है और संभाव्य वर्तमान होता है। तो इस तरह 5 होते हैं। तो दिए गए ऑप्शंस में से कोई भी सही नहीं है, इसलिए आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ई इसका सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है वो आपको बताना है, झुरमुट, अंत्येष्टि और इच्छा। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो इच्छा कैसा शब्द होता है, ये स्त्रीलिंग शब्द होता है। और झुरमुट की बात कर लें, ये भी स्त्रीलिंग शब्द होता है और अंत्येष्टि भी स्त्रीलिंग शब्द होता है। तो दिए गए तीनों शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ई इसका सही जवाब बनेगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 58, कह रहा है जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं।
जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उनको क्या कहते हैं? व्यधिकरण कहते हैं, सम्बद्धीकरण कहते हैं या समानाधिकरण कहते हैं। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बात कर लें यहाँ पर, जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उनको बोलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। तो इस तरह अगर देखा जाए तो आप लोगों को जो है बहुत अच्छे से परिभाषा भी याद करनी पड़ेगी, तभी आप जो है क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई ही बनेगा, समुच्चय बोधक अव्यय होता है अगर ये देखा जाए, उसकी परिभाषा दी गई है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 59, निम्नांकित शब्दों में क्रिया विशेषण पहचानना है आपको, कौन सा है? तो गलत, अच्छा या फिर धीरे धीरे, कौन सा शब्द इसमें क्रिया विशेषण है? राइट आंसर इसका क्या बनेगा बताएंगे। तो इसकी बात कर लें यहाँ पर, जो धीरे धीरे दिया गया है यही हमारा क्रिया विशेषण है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी गलत और अच्छा ये सब विशेषण शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 60, भारत कहाँ से कहाँ आ गया है? तो भारत कहाँ से कहाँ आ गया है, इसमें जो आ गया है इसमें जो है क्रिया किस भेद के अंतर्गत आएगी ये आपको बताना है, उन्मुक्त, सकर्मक या द्विकर्मक। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से बनती है, ठीक है, तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे भारत कहाँ से कहाँ आ गया, इसमें दो क्रियाएं हैं, एक आना और एक गया है, तो दोनों अगर देखा जाए तो संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आती हैं, और संयुक्त क्रिया अगर देखा जाए किसी भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ई बनेगा। क्या बनेगा? आंसर नंबर आपका ई बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, मीरा जोर से हंसी। तो मीरा जोर से हंसी यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? तो अकर्मक, प्रेरणार्थक और द्विकर्मक। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। मीरा जोर से हंसी यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? तो ये अगर देखा जाए तो अकर्मक क्रिया का यहाँ पर उदाहरण है। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा? ए इसका सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, तीसरा शब्द में विशेषण पहचानना है आपको। तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण है? पूर्णांक बोधक, आवृत्ति बोधक, आवृत्तिवाचक या फिर गणनावाचक। तीसरा, तो तीसरा कैसा शब्द है यहाँ पर बताएंगे। तो तीसरा अगर देखा जाए, पहला, दूसरा, तीसरा ये सब क्या होते हैं? क्रम होते हैं, अर्थात क्रमवाचक विशेषण इसमें होना चाहिए। लेकिन दिए गए ऑप्शंस में से किसी में भी क्रमवाचक विशेषण नहीं दिया है, इसलिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 63 है, इंद्रिय का विशेषण है। तो इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या होता है? इंद्रिय होता है, इंद्रिक होता है या ऐन्द्रिय होता है? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर आप सभी को करना है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसकी बात कर लें यहाँ पर अगर, तो इंद्रिय शब्द का विशेषण होता है ऐन्द्रिय। क्या होता है? ऐन्द्रिय। तो यहाँ पर अगर या लगा होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन इसमें या नहीं लगा हुआ है, इसलिए कोई भी हमारा आंसर सही नहीं है इसमें से। तो इसमें भी हमारा आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 64, बुरा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो बुरा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? क्रिया विशेषण के रूप में, संज्ञा या फिर सर्वनाम के रूप में। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो बाकी सब में अगर देखा जाए तो क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम अगर देखा जाए तो क्रिया विशेषण और संज्ञा दोनों के अर्थ में तो किया जा सकता है, लेकिन सर्वनाम के रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 65 है, हम के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो हम उत्तम पुरुष सर्वनाम है, एक वचन सूचक मध्यम पुरुष सर्वनाम है, बहुवचन सूचक सर्वनाम है। कौन सा कथन गलत है वो ये आपको बताना है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हम के विषय में अगर देखें तो ये एक वचन नहीं है, एक वचन सूचक मध्यम पुरुष सर्वनाम नहीं है, बाकी उत्तम पुरुष सर्वनाम हो सकता है और बहुवचन सूचक सर्वनाम हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? बी इसका सही जवाब बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। इसमें आपको बताना जो बुढ़ापा शब्द दिया है वो कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है, भाववाचक है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है?
क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताएंगे? तो बिल्कुल सही है, जो बुढ़ापा है वो कैसी संज्ञा है? वो भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताएंगे? तो चांदनी चौक की बात कर लें तो ये नाम होता है एक जगह का, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 68 है, सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। तो किसकी वर्तनी यहाँ पर सही दे रखी, शुद्ध दे रखी, अवन्नति, श्रृंगार या फिर मुश्किल? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे? तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो श्रृंगार शब्द दे रखा है इसकी वर्तनी एकदम शुद्ध दे रखी है। इसमें जो अगर कभी कभी इसकी अशुद्धि पहचानने को आता है तो यहाँ पर भी रा लगा होता है जो कि गलत हो जाता है। तो श्रृंगार यही एकदम शुद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो किसकी वर्तनी शुद्ध है? कौन सा यहाँ पर अनुग्रहित जो है सही होता है वर्तनी की दृष्टि से, वो आपको बताना है। राइट आंसर क्या बनेगा बताएंगे? तो वर्तनी की दृष्टि से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है, इसकी वर्तनी एकदम सही दे रखी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, डैश डैश रेखांकित चिन्ह कौन सा है? तो ये वाला जो रेखांकित चिन्ह होता है वो कौन सा होता है? लोप सूचक, स्थान सूचक या समाप्ति सूचक चिन्ह होता है। क्या होता है बताएंगे? तो इसका अर्थ क्या होता है? ये लोप सूचक चिन्ह होता है। क्या होता है? लोप सूचक चिन्ह होता है, डैश डैश जो होता है इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर एक विराम चिन्ह दिया गया है और इस विराम चिन्ह का आपको नाम बताना है, ये कौन सा विराम चिन्ह है। तो पूर्ण विराम है, ये अल्प विराम है या प्रश्नवाचक है? तो आसानी से बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर ये प्रश्नवाचक विराम चिन्ह दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, वा का उच्चारण स्थान है। तो वा का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत ओष्ठ या फिर दंतोष्ठ? तो वा किस प्रकार बोलते हैं बताना है आपको। तो इसमें अगर देखा जाए तो वा का जो उच्चारण होता है वो दंतोष्ठ यानी दांत और ओठ दोनों की सहायता से होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? तो जो महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं वो व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? पहला, दूसरा, दूसरा तीसरा या दूसरा और चौथा? राइट आंसर क्या बनेंगे बताएंगे? तो महाप्राण जो ध्वनियाँ होती हैं वो प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे व्यंजन से संबंधित होते हैं। किससे? दूसरे और चौथे व्यंजन से संबंधित होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 74 है, अर्थ विवृत स्वर है। तो अर्थ विवृत स्वर कौन सा है इसमें से? उ, ए या फिर आ? राइट आंसर क्या बनेगा बताएंगे? क्वेश्चन नंबर आपका 74 है, इसका आंसर आप सभी को करना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मुख्य द्वार के खुलने के आधार पर अगर देखा जाए तो स्वर चार प्रकार होते हैं। एक विवृत होता है, एक अर्ध विवृत होता है, एक अर्ध संवृत होता है और एक संवृत होता है। तो इस तरह यहाँ पर जो अर्ध विवृत स्वर है वो कौन सा है? ए है। क्या है? ए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 75, निम्नलिखित में से कौन सी बोली बिहारी के अंतर्गत नहीं आती है, ये आपको बताना है। तो बिहारी बोली के अंतर्गत कौन सी नहीं आती है इसमें से? भोजपुरी, मगही और मैथिली। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे? क्वेश्चन नंबर 75 इसका आंसर आप सभी को करना है। तो बिहारी बोली के अंतर्गत भोजपुरी भी आती है, मगही भी आती है और मैथिली भी आती है, तीनों ही आती हैं। इसलिए आंसर इसका क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ई इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 76, अमृत और विष किसकी रचना है? अमृत और विष किसकी रचना है? अब्दुल बिस्मिल्लाह खां की है, अमृतलाल नागर की है या फिर सुमित्रा नंदन पंत की है? किसकी रचना है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो अमृत और विष एक उपन्यास है और इसके जो लेखक है वो कौन है? अमृतलाल नागर है। कौन है? अमृतलाल नागर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब बन जाएगा। क्या बनेगा? बी इसका सही जवाब बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 77 है, जयद्रथ जो वध है वो किसकी रचना है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 77, जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे?
तो जयद्रथ वध की बात कर लें तो ये रचना है किसकी, ये रचना है मैथिली शरण गुप्त की। किसकी, मैथिली शरण गुप्त की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 78 है। 19वीं सदी में हिंदी की खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका राइट आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अमीर खुसरो, ग्रियर्सन या फिर सदल मिश्र। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसके राइट आंसर की बात कर लें तो 19वीं सदी में जो हिंदी का विकास में अगर महत्वपूर्ण भूमिका की बात कर लें तो सदल मिश्र ने इसका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और नासिकेतोपाख्यान एक ग्रंथ है, उन्होंने इसकी रचना की थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो किसकी पंक्ति है। इस पंक्ति के राइटर आपको लेखक बताना है। कौन लेखक यहाँ पर हो जाएगा, सूरदास जी हो जाएंगे, मीराबाई हो जाएंगी या फिर कबीरदास जी हो जाएंगे। तो इसके राइट आंसर की बात कर ले तो ये जो है वो भक्ति मार्ग शाखा की जो लेखिका है मीराबाई, उनकी रचना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही जवाब बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, नीचे जो गद्यांश है उस पर आधारित आपके क्वेश्चंस मिलेंगे। तो पहले गद्यांश को पढ़ेंगे अच्छे से, उसके बाद उसका देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन उस पर बन रहे हैं। तो शुरू करते हैं, मेरे साथ आप लोग भी पढ़ सकते हैं गद्यांश को। प्रारंभ से ही प्रकृति और मनुष्य का अटूट संबंध रहा है। प्रकृति और मनुष्य का संबंध अन्योन्य आश्रित और परस्पर सह अस्तित्व पर निर्भर है। प्रकृति ने मानव के लिए जीवनदायक तत्वों को उत्पन्न किया। मनुष्य ने वृक्षों के फल, बीज, जड़ आदि खाकर अपनी भूख मिटाई। पेड़ पौधे हमें केवल भोजन ही प्रदान नहीं करते अपितु जीवनदायिनी वायु ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं। ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। पृथ्वी पर हरियाली के स्रोत पेड़ पौधे ही हैं। वर्षा के कारक यही पेड़ पौधे ही हैं। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन संपदा का अंधाधुंध दोहन किया है, जिसके कारण प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न हो गया है। पर्यावरण में ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी तथा पर्यावरण प्रदूषण के कारण अनेक प्रकार की घातक बीमारियां फैल रही हैं। पेड़ पौधों की कमी के चलते अनावृष्टि, सूखा और भूमि क्षरण की समस्या पैदा हो गई है। तो ये आपका गद्यांश था। अब इस पे आधारित आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं और उन क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है इस गद्यांश पर आधारित, पेड़ पौधे हमें क्या नहीं देते हैं। तो पेड़ पौधे हमें क्या नहीं देते हैं, भोजन, ऑक्सीजन और जल। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो पेड़ पौधे भोजन और ऑक्सीजन देते हैं लेकिन जल नहीं देते हैं। तो राइट आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 81 है। पर्यावरण असंतुलन का दुष्परिणाम क्या नहीं है। क्या दुष्परिणाम नहीं है, तो ऑक्सीजन की कमी के कारण कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ोतरी, ये तो है दुष्परिणाम। पर्यावरण प्रदूषण के चलते घातक बीमारियों का बढ़ना, ये भी इसका दुष्परिणाम है। पेड़ पौधों की कमी के कारण बाढ़, अनावृष्टि, सूखा और भूमि क्षरण की समस्याएं पैदा होना, ये भी इसका दुष्परिणाम ही है। तो इस तरह तीनों ही दुष्परिणाम दिए हैं, यानी कि राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ई इसका बनेगा। अगला क्वेश्चन है और यहाँ पर थोड़ा सा पद्यांश दिया है, उसको पढ़ते हैं। कह रहा है, वरदंत की पंगति कुंद कली अधरादर पल्लव लोचन की, चपला चमके घन बीच जगह छवि मोतिन माल अमोलन की, घुंघरार लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लाल कपोलन की, न्यौछावर प्राण करे तुलसी बलि जाऊं ललाइन बोलन की। तो इस पद्यांश में आपको रस बताना है, कौन सा एक रस दिया है। इसमें करुण रस है, वात्सल्य है या फिर श्रृंगार रस है। राइट आंसर क्या बनेगा बताएंगे। तो इसको अगर पढ़ेंगे तो इसमें आपको वात्सल्य रस मिलेगा। क्या मिलेगा, वात्सल्य रस। तो आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या बन जाएगा, बी इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83 है। अंग्रेजी के रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में प्रयुक्त शब्द है। तो रोमांटिसिज्म का आपको हिंदी अर्थ बताना है। क्या होता है, प्रकृतिवाद होता है, छायावाद होता है या फिर स्वच्छंदतावाद होता है। क्या होता है बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 83। तो इसकी अगर बात कर लें, इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, स्वच्छंदतावाद होता है। क्या होता है, स्वच्छंदतावाद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
ड्रोनिंग मैन कैच अ स्ट्रा। ड्रोनिंग मैन कैच अ स्ट्रा का अर्थ क्या होगा? डूबने वाले को तिनके का सहारा देता है। डूबने वालों को भगवान बचाता है, डूबते को तिनके का सहारा। तो ये एक कहावत है, ठीक है। और क्या होता है? डूबते को तिनके का सहारा। क्या होता है? डूबते को तिनके का सहारा, यही इसका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, शासकीय पत्र में संख्या के नीचे बाईं ओर क्या लिखा जाता है? क्वेश्चन नंबर 85। दिनांक लिखा जाता है, सेवा में लिखा जाता है, या प्राप्तकर्ता का पदनाम लिखा जाता है? क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताएंगे। तो शासकीय पत्र में पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर प्रेषक पदाधिकारी का पदनाम लिखा जाता है। प्रेषक पदाधिकारी का क्या लिखा जाता है? पदनाम लिखा जाता है। तो प्राप्तकर्ता का पदनाम नहीं लिखा जाता है, बल्कि प्रेषक पदाधिकारी का पदनाम लिखा जाता है। किसका? प्रेषक पदाधिकारी का। तो इस तरह अगर देखा जाए तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई बनेगा। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर बन जाएगा। एक मिनट, पदाधिकारी आपका ये दा एक्स्ट्रा हो गया, पदाधिकारी, ठीक है। यहाँ पे दा में बड़े आ की मात्रा लग के ये पदाधिकारी हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ई बन जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 86 है, गुड़ गोबर करना। गुड़ गोबर करना दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का उचित अर्थ कौन सा है? इस मुहावरे का उचित अर्थ कौन होगा? भग्नाश होना, अच्छा और बुरा एक करना, मजा किरकिरा करना। तो गुड़ गोबर करने का मतलब होता है मजा किरकिरा करना। क्या होता है? मजा किरकिरा करना, या फिर बना बनाया काम बिगाड़ देना। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डपोर शंख मुहावरे का अर्थ है। तो डपोर शंख का मतलब क्या होता है भाई? तो विशेष तरह का शंख होता है, बेस सिर पैर की बातें करने वाला, बहुत बड़ी गिनती। तो डपोर शंख मुहावरे का अर्थ होता है बेस सिर पैर की बातें करने वाला। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ कौन सा है? चांद पर थूकना, अच्छे व्यक्ति की निंदा करना, अच्छा कार्य करना, मूर्खतापूर्ण व्यवहार। तो चांद पर थूकने का मतलब होता है अच्छे व्यक्ति की निंदा करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 89। पाई महावर दैन को नाइन बैठी आई, फिर जानी महावरी एड़ी मीड़त जाई। इसमें कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या बनेगा बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर, तो इसमें अगर देखा जाए कौन सा अलंकार है, तो इसमें है भ्रांतिमान अलंकार। कौन सा है? भ्रांतिमान अलंकार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 90। शशिमुख पर घूंघट डाले में कौन सा अलंकार है? तो शशिमुख पर घूंघट डाले में कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। उपमा अलंकार, रूपक, या फिर उत्प्रेक्षा। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसमें अगर देखा जाए तो रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब बन जाएगा। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91 है आपका, जहां अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपतः व क्रमशः आवृत्ति हो वहां कौन सा अनुप्रास प्रयुक्त होता है? तो जहां अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपता व क्रमशः आवृत्ति हो वहां कौन सा अनुप्रास प्रयुक्त होता है? वक्रोक्ति, लाटानुप्रास, या वृत्त्यानुप्रास। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऐसी जगह पे कौन सा अनुप्रास होता है? छेका अनुप्रास होता है। क्या होता है? छेका अनुप्रास होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या बन जाएगा? राइट आंसर हमारा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई इसका सही जवाब बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 92 है, मंगल करें कल मलहरन तुलसी कथा रघुनाथ की। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? चौपाई है ये, या हरिगीतिका है, या रोला है ये? क्या है ये बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 92। तो मंगल करें कलिमल हरन तुलसी कथा रघुनाथ की, ये क्या है? एक हरिगीतिका है। क्या है? हरिगीतिका है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बन जाएगा। और इसमें क्या होता है? 28 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 93 कह रहा है कि जहाँ तहाँ मज्जा मांस
रुचिर लख परत बगारे, जित जित छिटके हार, से तो कहूँ कहूँ रत्नारे। तो इसमें आपको बताना है कौन सा रस है, इस अवतरण में कौन सा रस है, ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या बन जाएगा? विभत्स रस है, अद्भुत रस है, या फिर भयानक रस है? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसमें अगर देखा जाए तो विभत्स रस है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 है आपका, रस कितने प्रकार के होते हैं? आपको बताना है रस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, 7 प्रकार के, या फिर 8 प्रकार के? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो रस 9 प्रकार के होते हैं, आप सभी लोगों ने हिंदी में पढ़ा है। श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस, हास्य रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस। ये 9 प्रकार के होते हैं। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ई इसका सही जवाब बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 95 है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। आज रविवार का दिन है, वह अनेकों लोगों से मिलकर आ रहा है, अपनी स्वेच्छा से जाना है तो जाइए। तो कौन सा यहाँ पर शुद्ध है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो इसमें से अगर देखा जाए तो आज रविवार का दिन है, तो जब रविवार लिखा है तो दिन लगाने की जरूरत नहीं, तो पहला तो अशुद्ध है। वह अनेकों लोगों से मिलकर आ रहा है, तो अनेकों नहीं होता, अनेक होता, ये भी गलत हो जाएगा। अपनी स्वेच्छा से जाना है तो जाइए, तो अपनी जो स्वेच्छा होती है वो अपनी ही होती है, तो यहाँ पर अपनी लगाने की जरूरत नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। तो कोई भी शुद्ध यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ई इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, और इसका आंसर आप सभी को करना है। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। कौन सा भेद है ये? प्रश्नवाचक वाक्य है, विस्मयवाचक है, या फिर इच्छावाचक है? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो बिल्कुल ये कैसा है? ये इच्छावाचक है। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे कैसा है? ये आपका जो है इच्छावाचक है, आशीर्वाद दिया जा रहा है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित वाक्य को मिश्र वाक्य में परिवर्तित कीजिए। तो निम्नलिखित वाक्य को मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना है। राम आया और श्याम चल दिया। दिए हुए वाक्य में परिवर्तन संभव नहीं है। जैसे ही राम आया श्याम चल दिया, राम के आने पर श्याम चला गया। राइट आंसर क्या बनेगा बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 97, तो इसकी बात कर लें, इसको बदलना है किसमें? मिश्र वाक्य में। तो क्या हो जाएगा? जैसे ही राम आया श्याम चल दिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 98 है, कमल नयन में कौन सा समास है? तो कमल नयन में कौन सा समास है, ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, या फिर बहुब्रीहि समास? राइट आंसर इसका क्या बनेगा बताएंगे। तो इसके बात कर लें कमल नयन, तो कमल नयन में होता है बहुब्रीहि समास। क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्मांध में समास बताइए। तो जन्मांध में कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है, कर्मधारय समास होता है, या बहुब्रीहि समास होता है? राइट आंसर क्या बनेगा बताएंगे। जन्मांध, तो जन्मांध में आपको तत्पुरुष समास मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, जिसका विग्रह क्या होता है? जन्म से अंधा। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम प्रश्न, जिसका उपचार ना हो उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? जिसका उपचार ना हो सके, दुस्साध्य हो जाएगा, असाध्य हो जाएगा, या श्रम साध्य हो जाएगा? क्या बनेगा उसका? राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 100, और इसका आंसर आप सभी को करना है। तो जिसका उपचार ना हो सके उसको बोलते हैं असाध्य। क्या होता है? असाध्य रोग बोला जाता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये था आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और सेशन को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।